नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या कांग्रेस बायकॉट पार्टी है? ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की बायकॉट क्रोनोलॉजी को देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बायकॉट किया भारतीय संसद की नई बिल्डिंग का, कांग्रेस ने बायकॉट किया जीएसटी लागू करने का, कांग्रेस ने G20 बैठक में भोज का, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का, 2004 से 2009 तक कारगिल विजय दिवस का, 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण का, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने का और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब आपको कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा बायकॉट का लॉजिक भी समझाते हैं। कांग्रेस का लॉजिक नंबर 1 है कि राम मंदिर आरएसएस और बीजेपी का चुनावी एजेंडा है, तो वो क्यों जाए। दूसरा लॉजिक है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू कहलाएगा क्या। तीसरा लॉजिक है कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना ठीक नहीं है। चौथा लॉजिक है कि मंदिर के लिए चंदा लोगों ने दिया और आंदोलन वीएचपी ने किया, तो बीजेपी नेतागिरी क्यों कर रही है। पांचवा लॉजिक है कि शंकराचार्य को अपमानित किया जा रहा है, इससे कांग्रेस को कड़ी आपत्ति है। और इसी पर हम अपने पैनल से बात करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लोग जब भगवान के यहाँ जाकर के साष्टांग करना हो और उससे लाभ होना हो तो जाके साष्टांग करने लगते हैं, और जब ना जाने से फायदा हो तो इनकार करने लगते हैं, आमंत्रण ठुकराने लगते हैं। ये जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो प्रणाम करते देखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं, और इनकार करते दिखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं। तो जिसकी जिस समय जैसी राजनीति होती है वैसा निर्णय लेता है। समाजवादी पार्टी के हैं नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो सही था और वो उस समय जो किया जाना चाहिए था वो वही किया गया, उन्होंने उसको सही ठहराया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उसकी व्यापक निंदा हुई थी, और उसके बाद गोली चलाने वाले को हरा दिया गया था जनता के द्वारा भी। इसका मतलब जनता ने भी कहा था कि तुमने ये काम गलत किया। उसके बाद फिर अब उस पर क्या नया निर्णय लेकर के आ गए हैं? जनता ने भी उसको कह दिया, और जो उस समय की प्रशासनिक परिस्थितियां थी, प्रशासन के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी ये कहा कि गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा अतिवादी कदम उठाया गया है, तो इसकी तो व्यापक निंदा हुई थी। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो राम मंदिर है इसको देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस वक्त माना जा रहा है, और क्योंकि आप शंकराचार्य हैं जिसे धर्म का सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है, जो कि है धर्म का सबसे श्रेष्ठ पद, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, हमारी भूमिका जब तक मुकदमा चल रहा था तब तक थी। हम मुकदमे में पक्षकार थे, पैरोकारी करते थे, लेकिन मुकदमा से विजय प्राप्त करने के बाद से जैसे जितने भी पक्षकार थे उनकी भूमिका व्यर्थ हो गई, वैसे ही उसके बाद से हमारी भी कोई भूमिका अब नहीं है। तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आपको कोई शिकायत है? नहीं, हमें क्या शिकायत है, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कुछ? नहीं, सवाल तो जब हमसे कोई धर्मशास्त्र की बात पूछता है तो धर्मशास्त्र के अनुसार बोलना हमारा दायित्व है, इसलिए हम वो बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से क्या दिक्कत है? धर्मशास्त्रों के हिसाब से जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए उसके बाद ही प्रतिष्ठा उचित होती है। अभी मंदिर 40% केवल बना है, 60% बनना बाकी है, तो ऐसे में प्रतिष्ठा उचित नहीं है धर्मशास्त्र की दृष्टि से और परंपराओं की दृष्टि से। तो एक बयान भी आया, रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक व्यक्ति ने कहा है और उस व्यक्ति को हमने जवाब दे दिया। आपने उस जवाब को भी सुन लिया होगा। वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। हमने जवाब दे दिया कि अगर रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो तुम हटो। अब हट तो नहीं रहा है वो, इसका मतलब अपनी बात पर ही वो कायम नहीं है।
तो जो व्यक्ति अपनी बात पर ही कायम नहीं है, अगर वो रामानंद संप्रदाय का मंदिर था तो उसको हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपना चाहिए। तो हमने जवाब उसका कर दिया, बात खत्म हो गई। एक बात को कब तक लेके चलेंगे? नहीं, लेकिन आपने उन व्यक्ति जिनका नाम चंपत राय, उनका इस्तीफा भी मांगा। हाँ मांगा ना, इसीलिए मांगा कि जब आप विशाल जो हिंदू हमारा धर्म है, हमारा समाज है, उसमें आप संप्रदाय के नाम पर भेदभाव डाल रहे हैं, तो आपको नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नेतृत्व करता वो होता है जो सबको मिलाए। एक मिले हुए समाज को जो राम मंदिर के नाम पे एक हो गया है, उसमें विभाजन करे, भेद डाले, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व के योग्य नहीं होता है। और इसीलिए हमने कहा कि आप तत्काल त्यागपत्र दीजिए। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हालांकि हम अपने पैनल पर जाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बायकॉट की पॉलिटिक्स क्या है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम बीजेपी का है, तो हम क्यों जाएं? जवाब में बीजेपी का कहना है कि यह कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं है, यह राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राम के नाम पर नफरत की राजनीति कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराया और यह हिंदुत्व का विरोध है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने में जुटी है। कांग्रेस का कहना है कि राम आराध्य हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि इस ऐतिहासिक अवसर का बायकॉट करना कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो वही बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मोदी और भारत का विरोध कर रही है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती थे, उनको आपने सुना। और अब है प्रोफेसर राकेश सिन्हा, बीजेपी के सांसद हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रेणु कीर हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आदिल खान हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर राकेश सिन्हा, शुरुआत आपसे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आप लोग बायकॉट पार्टी क्यों कह रहे हैं? ये कोई बात थोड़ी ना है कि जबरदस्ती किसी को आप बुलाएंगे, जिसका मन होगा वो जाएगा, जिसका मन होगा नहीं जाएगा। बायकॉट पार्टी क्यों कह रहे हैं कांग्रेस को? देखिए, देश की धरोहर से, विरासत से, संस्कृति से, राष्ट्र के अस्मिता से जो भी चीज हो रही है, सिर्फ राम मंदिर का ये बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि जब तिरंगा यात्रा निकला, जिस तिरंगा यात्रा यानी तिरंगा झंडा का निर्णय आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में किया था। ये तिरंगा यात्रा तो कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। 75वें साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, पूरे देश में इसका कितना प्रभाव पड़ा देश में, उसका बहिष्कार किया। पूछिए कांग्रेस के किसी एक नेता से जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ, ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर। दूसरा, अब जब राम मंदिर का हो रहा है, राम मंदिर किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुआ। उस फैसले के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, फैसले के बाद एक ट्रस्ट बनाओ। ट्रस्ट की घोषणा संसद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में की थी। उस ट्रस्ट ने सारा निर्णय लिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, सोमनाथ का मंदिर बन रहा था, तो उसमें सरदार पटेल थे। किसी ने नहीं कहा ये कांग्रेस का कार्यक्रम है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार किसी पार्टी की होती है, लेकिन सरकार सबकी होती है। आप राम की से दूर हो रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध सम्मिलित है। इस कांग्रेस ने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल करने वालों का साथ दिया, बाबरी वादियों के साथ खड़ी रही। जब आंदोलन हुआ तो कार सेवकों पर जो गोली चलाए उनके साथ खड़ी रही। अब जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया तो कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर रहे थे पूरी दुनिया जानती है। जब अब मंदिर बना, पहले तिथि पूछते थे, हमने तिथि बता दी। अब मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो कांग्रेस बहिष्कार कर रही है। तो सवाल सिर्फ बहिष्कार पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं की अस्मिता, संस्कृति, विरासत का क्यों विरोध कर रही है, इसका कारण है। मैं संक्षेप में इसका कारण बताता हूँ। कांग्रेस के तब के नेतृत्व में संपूर्णानंद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, ऐसे सरदार पटेल थे, ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पर एक नियंत्रण रखते। नहीं, लेकिन डॉक्टर राकेश सिन्हा, लेकिन अभी कांग्रेस पर ऐसी सोच के जो लोग नहीं सुनिए राकेश सिन्हा जी, सुनिए राकेश सिन्हा जी, सुनिए राकेश सिन्हा जी, सुनिए। पहले एक राजनीतिक नारा था, राकेश सिन्हा जी सुनिए, एक राजनीतिक नारा था, जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। क्या आप लोगों ने इस नारे को ऐसा कर दिया है क्या कि जो प्राण प्रतिष्ठा में जाएगा वही देश हितैषी कहलाएगा? देखिए, बहुत ही सम्मान के तरीके से सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया।
उनको सम्मान के साथ आमंत्रित किया। यदि आमंत्रित नहीं किया जाता देश पर, तो वो हित की बात क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए तो सिर्फ अल्पसंख्यक हित ही एकमात्र एजेंडा है। और राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करने के पीछे एक ही मानसिकता है, किसी खास समुदाय के वोट को लेने की प्रतिस्पर्धा हो रही है राजनीतिक दलों में। तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, इन सब में एक प्रतिस्पर्धा है, कौन उस पर एकाधिकार जमाएगा। यह न सिर्फ मुस्लिम समुदाय का अपमान है, बल्कि हिंदू सभ्यता, संस्कृति, विरासत, इतिहास के साथ सबसे बड़ा आघात है। ठीक है, राम मंदिर का उद्घाटन, एक मैं बात समाप्त कर दूं, राम मंदिर का संबंध सिर्फ राष्ट्र की अस्मिता से नहीं है। जब राष्ट्र शब्द और राज्य शब्द नहीं था, तब राम मंदिर, हमने सभ्यता पर एक स्थापित किया है। कोई भी समुदाय की पूजा पद्धति, आस्था पर आघात को हिंदू समाज तर्क की ताकत से स्थापित करता है, और हमने तर्क की ताकत दिया है। इससे हिंदू हित यानी राष्ट्र हित है। कभी भी हिंदुओं ने ब्रह्मांडीय क्षेत्र, अरे आप जहां से जुड़े हैं राकेश जी, उसी की राजधानी, बिहार की राजधानी में तो पोस्टर लग गया कि मंदिर की घंटी अंधविश्वास का संकेत देती है, पाखंड का संदेश देती है, मूर्खता का संदेश देती है। और देखिए, उसी पोस्टर लगाने वाली पार्टी से डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मेरे साथ हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, आपकी पार्टी के नेता मंदिर जाते हैं, लेकिन ये पोस्टर भी लगाते हैं, और जब राम मंदिर की बात हो रही है तो आप कृष्ण के मंदिर की बात करने लगते हैं, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता। तो क्या आप देश को आप राम और कृष्ण के विभेद में बांटना चाहते हैं? देखिए, हम लोग सर्वधर्म समभाव की वकालत करने वाले लोग हैं, और राकेश सिन्हा जी कोई दूर के नहीं है, बेगूसराय के। हम खगड़िया के हाई स्कूल में प्रार्थना करते थे हम लोग, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम, कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो हमें, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापत राम, और राम की मर्यादा, राम की गरिमा, राम की प्रतिष्ठा तो तब बढ़ती है जब राम का नाम लेने वाले लोग सिर्फ होंठ से राम भक्त नहीं, दिल से भी राम भक्त हों, और वो किसी तरह का उन्माद या उत्तेजना फैलाना नहीं जानते, बल्कि जो उसका मर्म है धर्म का, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो तेजस्वी जी से राम आज बहुत प्रसन्न है, और वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी जी से राम अगर प्रसन्न है, तो राम की जब बात आई तो कृष्ण की याद क्यों आई डॉक्टर जयंत जिज्ञासु? अरे मेरे भाई, ये तो अहम ब्रह्मास्मि का देश है, और कण कण में राम है। वो तो निर्गुण निराकार होता है महाराज, आप तो सगुण साकार की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, कहां घपला कर रहे हैं आप, कहां से कहां मिला रहे हैं? घपला ये है कि 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, वचन नहीं पूरा किया राम, इसलिए। अरे रोजगार नहीं, मंदिर। अभी देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि हम राम भगवान से प्रसन्न हैं, और आप ही उसी पार्टी के नेता है ना जिसके नेता ने लगाया कि मंदिर की घंटी से मूर्खता का संदेश जाता है। लगाया ना आपके पार्टी के नेता ने पोस्टर। वो तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का कोटेशन है, और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले का नाम दिन रात मोदी जी लेते हैं। देश काल देखकर बात होती है ना डॉक्टर जयंत जिज्ञासु। मनुस्मृति जलाने वाले जाति विद्वेष था, तब जाति विद्वेष था, धर्म के नाम पर जो कुरीतियां थी उसके लिए वो बात कही गई थी, कि आज राम मंदिर के लिए वो बात कही गई थी। कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कि राम का नाम, तो आपके नेता सामाजिक न्याय के हीरो हैं। अकर्मण्यता को छुपाने क्या पटना के मंदिरों से इसी तरह की संकेत जाते हैं, ये आप कह रहे हैं? घसीट रहे हैं ये लोग, इसलिए राम को लगता है कि फॉर राम्स सेक लेट राम लीव अलोन, राम के लिए कृपया राम को अकेले रहने दें, उनको इस जंजाल में, इस उन्माद में न लाएं। इसलिए हम कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने इस देश में मिसाल पेश की है, रघुकुल की रीति नीति पर चलने वाले नेता है, गांधी के राम राज और लोक कल्याणकारी राज्य में रघुकुल की रीति पर चलने वाले नेता, रघुकुल की रीति नीति पर चलने वाले नेता अपने उस विधायक को कुछ नहीं कहते जो कहता है कि मंदिर की घंटी से यहाँ पर पाखंड का संदेश जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। नहीं, रुकिए अभी डॉक्टर जयंत जिज्ञासु रुकिए। डॉक्टर रेणु कीर, मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, उसने कहा मंदिर बन रहा है जनता के पैसे से, आंदोलन वीएचपी ने किया, तो ये बीजेपी नेतागिरी क्यों कर रही है? वो राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रही है?
क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये जो सारा विषय है राम मंदिर का, पिछले 500 वर्षों से संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा चलाया गया संघर्ष है और विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज का ही प्रतिनिधित्व करता है और हम समाज के हर वर्ग, हर दल और दलगत राजनीति को छोड़कर समाज के हर हिंदू तबके को आमंत्रित कर रहे हैं। और कांग्रेस का या जो भी हिंदू विरोधी दल हैं, पिछले 75 सालों से 70 सालों से जो हिंदू धर्म विरोधी उनकी नीतियां रही हैं, चाहे वो नेहरू जी के काल में हो, चाहे वो राजीव गांधी जी के काल में हो, या भी वर्तमान में राहुल गांधी जी के समय में उनकी जो अलाइड पार्टीज हैं, वो किस तरीके से हिंदू विरोधी वक्तव्य अभी हम राम मंदिर निर्माण के समय देख पा रहे हैं। वो डॉक्टर रेणु, ये तो सुधांशु त्रिवेदी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है उस पर आप बोलिए, बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पूछ रही है। राजनीतिक दलों की जो तुष्टीकरण की नीति रही है पिछले 75 सालों में, वो दिखाती है। डॉक्टर रेणु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप बता रही हैं ये आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है। मैंने आपसे पूछा, कांग्रेस पार्टी ने कहा चंदा दिया जनता ने, मंदिर बना जनता के पैसे से, आंदोलन किया वीएचपी ने, गोलियां खाई कारसेवकों ने, बीजेपी क्रेडिट क्यों ले रही है इसका? वो ये पूछ रहे हैं। आप वीएचपी की प्रवक्ता हैं, आपको जवाब देना चाहिए इसका। देखिए, जो राम मंदिर निर्माण, और आप बीजेपी के प्रवक्ता की बात दोहरा रही हैं। देखिए, राम मंदिर निर्माण का जो डिसीजन है वो कोर्ट का था और जो तीरथ का जो डिसीजन लिया गया वो भी कोर्ट का था। और इस पूरे निर्माण प्रक्रिया से लेके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक का जो सारा लेखा जोखा है, जो उसका पूरा क्रियान्वयन है, वो उसी तीरथ के अंतर्गत किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद भी अपना योगदान दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदू समाज का इसमें रोल है, चाहे वो हम आमंत्रण की दृष्टि से देखें, चाहे संघर्ष की दृष्टि से देखें। और जहां तक कहीं ना कहीं वीएचपी कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है, इसमें पूरा सहयोग कर रही है, कहीं ना कहीं पूरा सहयोग कर रही है ना। तो फिर बीजेपी 1 करोड़ लोगों को, 1 लाख लोगों को 50 दिन तक लगातार क्यों ला रही है अयोध्या? 5 करोड़ लोगों को वो दर्शन करवा रहे हैं। देखिए, जो भी हिंदू समाज के लोग हैं या जो भी समाज के लोग प्रतिष्ठित स्थानों पर हैं, प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनको बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं। लेकिन डॉक्टर रेणु, अभी आप इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि बीजेपी इस पर क्रेडिट क्यों ले रही है। लेकिन आदिल हसन, आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, क्या आपके नेता को भी निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का? प्रतिष्ठित तो वो भी है। हमारे नेता को कोई निमंत्रण नहीं मिला है। और अभी आरएसएस के समर्थक राकेश सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर साहब, बोल रहे थे सरदार पटेल का, तो सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। 52 साल जो अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फैलाया, वो तिरंगा की बात कर रहा है। जो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाए हैं, मोदी जी और अडवाणी के मजार पर फातिया पढ़े और आज ही अजमेर चादर मोदी जी भेजे हैं। आज ही, कभी तो मुसलमान से, भारत के मुसलमानों से मिलने में उतना गुरेज होता है, विदेशी मुसलमानों से मिलते हैं, भारत के मस्जिदों में कभी नहीं जाते हैं। तो समझ में नहीं आता आरएसएस, सरदार पटेल ने आरएसएस पे क्यों बैन लगाया था? जो कल तक तिरंगा नहीं मानता था उनको हमने तिरंगा दिया। ये बतला दे कोई भी आरएसएस के लोग देश की आजादी में थे या कभी थे? और मूर्ति जो 1949 में प्रकट हुई थी 23 दिसंबर को, वो मूर्ति कहाँ है? लोग आदिल हसन, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को एक लाइन तय कर लेनी चाहिए। आदिल हसन, आप लोगों को एक लाइन तय कर लेनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जब कल वो यूएई में गुजरात में यूएई के राष्ट्रपति का वेलकम कर रहे थे, उनको गले से लगा रहे थे, तब आप लोगों ने कहा कि ये बाहरी लोगों का, बाहरी जो मुस्लिम है उनका तो सम्मान करते हैं, देश के मुस्लिमों का ख्याल नहीं रखते। आज उन्होंने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर होने वाले उर्स पर चादर भेजा, तो आपको यह भी पसंद नहीं आ रहा है? तो आपको पसंद क्या आ रहा है? बड़े भाई, 40% माइनॉरिटी का बजट कम हो गया। एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला। जामिया और एएमयू का बजट कम हो गया। मोमा का जो सरकार स्कॉलरशिप बंद कर दे, एक भी मुस्लिम एमपी मिनिस्टर नहीं हो, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं हो, वो सरकार हमसे बात कर रही है। भारत के मुसलमानों से गले मिलने में दिक्कत है। अरे हम तो बोलते हैं, राकेश सिन्हा बिहार से आते हैं, 40 एमपी वाला बिहार
जो एक बार 34 एमपी दिया 2014 में और 39 एमपी दिया भाजपा को, बिहार का मजदूर गुजरात में खट रहा और 26 एमपी वाला गुजरात फैक्ट्री का मालिक बन रहा है। राकेश जी को तो इस पर भी बात करना चाहिए कि पूरा पलायन बिहार बेगूसराय से आते हैं। सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया से पलायन है। अरे तो आप थोड़ी ना राकेश सिन्हा जी की सरकार है, अब तो आपके विधायक जिस पार्टी में चले गए उस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी से आप सवाल नहीं पूछ पा रहे। नहीं, उसी पार्टी से। राकेश जी तो बीजेपी के समर्थक है ना, समर्थक नहीं है, सांसद है बीजेपी के। बिहार को क्या दिया बीजेपी ने? 4% सिर्फ एनएचएआई में रोड मिला है गडकरी जी के। अरे लालू प्रसाद जी इतने सालों से है, उनकी पार्टी की अभी सरकार है, आपके विधायक तोड़ कर ले गए और आप सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं जो विरोध में बैठी है। अरे भाई, जो विरोध, जो सुनिए, जो एमएलए मेरा तोड़ा है उसका हम विरोध करेंगे। अगर आरजेडी और जेडीयू के सह पर तोड़ा उसका हम विरोध करेंगे। सीमांचल के साथ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड तेजस्वी यादव ने नहीं बनाया, उसका विरोध करेंगे। लेकिन एएमयू किशनगंज को 1 रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया। सीमांचल महानंदा बेसिन को ये गलत टेक्निकल प्रोजेक्ट सैंक्शन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सीमांचल से पलायन है, एक भी कल कारखाना सीमांचल में नहीं खुला। अरे मुद्दा राम मंदिर है। ऐसे तो मैं जन धन योजना से लेकर तमाम तरह की योजनाएं गिना सकता हूं जिसमें मुस्लिमों को फायदा हो रहा है, लेकिन मुद्दा अभी राम मंदिर है। राम मंदिर जो बन रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होगा और मुस्लिमों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए वहां नहीं जा रही है? सुनिए, ये जो राम मंदिर का जो मामला है 1949 में पंडित नेहरू और गोविंद बल्लभ भाई पंत के वक्त में रात के अंधेरों में चोरी से मूर्तियां रखी गई। राजीव गांधी ने शिलान्यास कराया, पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया। तो कांग्रेस भी उतना ही भागीदार है इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में जितना बीजेपी है। कांग्रेस ने शुरुआत की थी, बीजेपी ने खत्म किया। ये दोनों, लेकिन उनको तो वोट दे देते हैं मुस्लिम, और बीजेपी को तो वो वोट देते नहीं, कहते हैं बीजेपी के लिए वो कुछ भी कर जाए बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि बराबर की भागीदार है कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करने में दोनों भागीदार, और बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, कभी दोनों पीछे नहीं। इन्होंने और बीएचपी की जो मोहतरमा बैठी हुई है, कंफ्यूज हैं आदिल भाई आप भी, और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी कंफ्यूज हैं। मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन है आप लोगों में भी। आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं या विरोधी पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं कि राम मंदिर पर स्टैंड क्या लें। सुनिए आदिल भाई, सुनिए, राम मंदिर पर कंफ्यूजन क्या, मैं बताता हूं। रुकिए आदिल भाई, राम मंदिर पर कंफ्यूजन क्या है, क्यों है, बताता हूं मैं। कंफ्यूजन नंबर 1, राम मंदिर सनातनी का है या रामानंदी संप्रदाय का, यह कंफ्यूजन है और इसको अभी तक तय नहीं कर पा रहे। नंबर 2, राम मंदिर पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद सही हैं या चंपत राय, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 3, राम मंदिर पर बीजेपी सही है या कांग्रेस या कहें इंडिया का रवैया, इस पर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नंबर 4, राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह सही हैं जो कह रहे हैं कि हमें वहां पर भेजे यूपी सरकार, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि कारसेवकों पर जो गोली चली वो सही थी। कंफ्यूजन नंबर 5, राम मंदिर पर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह और शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर सही हैं जो मंदिर के बजाय स्कूल की बात करते हैं, या मंदिर दर्शन करने वाले खुद तेजस्वी, तेज प्रताप सहित लालू परिवार। और कंफ्यूजन नंबर 6, राम मंदिर पर कौन सही है, यूपी कांग्रेस के नेता जो 15 तारीख को रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, या वो फिर कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, या फिर अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, कौन सही है? ये इतनी जो कंफ्यूजन है, इस पर देखिए शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का साफ कहना है कि मंदिर निर्माण अभी अधूरा है, तो ऐसे में अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं, वो भी बोल के गए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवक अराजक तत्व थे और अराजक तत्वों पर सरकार ने गोलियां चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया। समाजवादी पार्टी के अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सभी विधायकों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ले चलने की अपील की, और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी की छवि का खराब होना बताकर अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग की। तो इतनी कंफ्यूजन क्यों है राकेश जी, इतनी कंफ्यूजन क्यों है तमाम पार्टियों में? एक आदमी कह रहा है कि भाई हमें भेजो, दूसरा आदमी कह रहा है कि कार सेवकों पर जो गोली चली सही थी, स्टेट यूनिट कह रही है हम तो जाएंगे रामलला के आगे, दंडवत होंगे, दर्शन करेंगे, सरयू में स्नान करेंगे, और जो आला कमान है वो कह रहे नहीं जी हम नहीं जाएंगे, 22 जनवरी को हम नहीं जाएंगे। क्यों है इतनी कंफ्यूजन? देखिए, इस राजनीति में 2 समानांतर विचार चल रहे हैं। एक विचार सभ्यता केंद्रित है, दूसरा विचार सत्ता केंद्रित। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन
पूरी तरह से भारतीय सभ्यता के उन बुनियादी मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं जो भारत की अस्मिता को निर्धारित करते हैं। जैसे मैं बता दूं, गांव में आप जाइए, गांव में लोग अयोध्या नहीं बोलते, अयोध्या जी बोलते हैं। भगवान राम की उस नगरी का इतना महत्व है कि हम भूगोल के साथ भी वो हम मानवीय सम्मान प्रदान करते हैं जो एक मानव को देते हैं, जो एक भगवान को देते हैं, ईश्वर को देते हैं। उस नगरी में जब मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दो बातों को संकेत देता है। पहली बात कि कोई भी आक्रांतक को यह अधिकार नहीं है कि किसी की आस्था पर प्रहार करे। उस प्रहार को हमने तर्क के द्वारा दूर किया है और एक मंदिर का बहुत शांतिपूर्वक संवैधानिक तरह से निर्माण, उसका बहिष्कार करना, उस पर विवाद पैदा करना, यह 140 करोड़ लोग जो अभी हैं, जो करोड़ों अरबों लोग चले गए पीढ़ियां, और जो करोड़ों अरबों लोग आएंगे, उसके बीच यह सेतु का काम करना। दूसरा, जिस भगवान राम और रामचरितमानस, यह सिर्फ भारत की ही धरोहर नहीं है, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, इन देशों में दूसरे धर्मावलंबी भी भगवान राम और अयोध्या के नाम पर थाईलैंड में एक स्थान का नाम अयोध्या कहते हैं। अब बताइए, जहां मुसलमान और हिंदू दोनों ही इसको अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, क्योंकि भगवान राम के बारे में एक बात स्पष्ट है हिंदू जनता की, वो सुबह और शाम भगवान से शुरू होता है, राम से। जन्म और मृत्यु भर राम के साथ शुरू होता है। राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप देखते हैं, भगवान राम को एक राजा राम के रूप में, राजधर्म के रूप में भी देखते हैं। भगवान राम ने लोकोपवाद का एक की अवधारणा दी। एक राजा एक छोटे से अपवाद स्वरूप आलोचना से भी बचना चाहिए। इस तरह की चीजों को विवाद में डालना, अक्षुद्र राजनीति करना संभवतः ये भारत में, लेकिन राजनीति तो सब कर रहे हैं, राजनीति तो सब कर रहे हैं और सबने अपने प्लान भी बना लिए हैं कि आगे इसको कैसे लोकसभा इलेक्शन तक लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आता हूं राकेश जी, एक मिनट में डॉक्टर जयंत जिज्ञासु से एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, सीधा सवाल, क्या बीजेपी विरोधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ना जाकर पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, हम लोग, हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी, ये सारे लोग असली राम भक्त हैं। उनके जितने फॉलोअर्स हैं ये सब नकली राम हैं। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे ठोस वजह है। नहीं तो एक मिनट रुकिए, जयंत जिज्ञासु सुनिए, आप कह रहे हैं असली राम भक्त हैं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, तो क्या तेजस्वी जी को निमंत्रण मिला है और वो जा रहे हैं 22 जनवरी को? हम चीख चिल्ला के प्रेम करें। नहीं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, मेरा सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु, सुनना पड़ेगा, मेरा सवाल सुनना पड़ेगा। क्या 22 जनवरी को तेजस्वी जी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी जी इस देश के आखिरी इंसान की चिंता करते हुए उनको दैविक भौतिक तापा से बचाने के काम में लगे हुए हैं, जो कि राम राज की यही संकल्पना है। लेकिन ये लोग लगातार कमजोर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उद्योगपतियों की सहायता कर रहे हैं, और इसलिए आप उद्योगपति पहुंच गए। मैं कह रहा हूं मुद्दे ऐसे बात करने को बहुत हैं। आज का मुद्दा है राम मंदिर। विपक्षी क्या कांग्रेस क्या बायकॉट पार्टी है? क्या आरजेडी बायकॉट पार्टी है? क्या आरजेडी नहीं जाएगी अगर लालू प्रसाद यादव को मिलता है वहां जाने का निमंत्रण? मैं ये पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इकबाल ने जो कहा था, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद, दिल में है तस्वीरें यार, दिल में है तस्वीरें राम। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो हम तो उनका दर्शन रोज कर रहे हैं, हर इलाके में कर रहे हैं। अरे खगड़िया में भी राम है, अयोध्या में भी राम है, अरे मथुरा में भी राम है, बागपत में भी राम है। आप उनको कैद क्यों करना चाहते हैं एक जगह विशेष में? मेरी तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक ईमानदारी बहुत मासूम सवाल पूछ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ईमानदारी भरा जवाब देंगे। क्या आपको लगता नहीं कि आप कांग्रेस के ट्रैप में फंस गए राम मंदिर के मुद्दे पर? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को झूठ, फरेब, दंगा फसाद जुमला पसंद नहीं है। हम लोग उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए 4,40,000 शिक्षकों को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। अरे मेरी बात आप समझे नहीं, मेरी बात आप समझे नहीं डॉक्टर जयंत जिज्ञासु। आप इकबाल को कोट कर रहे हैं,
आप इकबाल जी। को कोट कर रहे हैं, आप पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी के कल्याण की बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं, आप सुनिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर जैन, आ रहा हूं राकेश सिन्हा जी, आ रहा हूं डॉक्टर जैन जिज्ञासु। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो ये कर रही है इसके पीछे एक लॉजिक है पॉलिटिकल पंडितों का। वो ये कह रहे हैं कि वो ऐसा दक्षिण के सनातन विरोधी वोटों के लिए कर रही है। आप तो भाई साहब दक्षिण में जा नहीं रहे हैं, आपको तो पॉलिटिक्स नॉर्थ में करनी है। तो यहां तो कोई यहां तो और यहीं पर वीपी सिंह का क्या हुआ आपने देखा, क्या हुआ आपने देखा। अब मैं वही पूछ रहा हूं, तो क्या इसीलिए आप पॉलिटिकल ट्रैप में फंस गए कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उसका तो वोट है वहां पर, आपका क्या वहां, आपको तो यही बिहार यूपी में पॉलिटिक्स करनी है भाई। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश में भक्त और भगवान के बीच किसी मध्यस्थ, किसी बिचौलिए, किसी एजेंट की जरूरत कभी नहीं रही है। हमारा सीधा संवाद अपने आराध्य से होता है, इसलिए हमको क्यों इन पचड़े में पड़ना है। हम तो धर्म की भी बात करते हैं, हम कर्म की भी बात करते हैं, और राम को अकर्मण्य लोग कतई पसंद नहीं होंगे। राम का वोटर पार्टी को वोट देता है, लालू प्रसाद यादव की जरूरत क्यों पड़ती है डॉक्टर जैन जिज्ञासु, क्यों पड़ती है लालू प्रसाद यादव की वोट जरूरत, क्यों जाते हैं वो, उनको आप स्टार कैंपेनर बनाकर क्यों ले जाते हैं। पार्टी संवाद करे, सत्ता बनाए, लालू प्रसाद यादव क्यों जाते हैं। नहीं, लालू प्रसाद जी तो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म परायण भी हैं, कर्तव्य परायण भी हैं, धर्मनिरपेक्ष भी हैं। लालू जी दंगाई नहीं है, और दंगाई लोगों को सैतना भी जानते हैं। अरे तो आप कोई तो चेहरा लेकर जा रहे हैं यार, आप प्रभु, आप कोई तो चेहरा लेकर जा रहे हैं। श्रीमान आडवाणी राकेश जी आप बताइए इनको जरा, राकेश जी आप बताइए, राकेश सिन्हा बताइए। भाजपा विरोधी है, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि कलयुग की ही राजनीति है। अच्छा सुनिए डॉक्टर जैन जिज्ञासु, राकेश सिन्हा को सुन लीजिए। उस पार्टी के प्रवक्ता बोल अच्छा रहे, अच्छी बातों को उद्धृत कर रहे, लेकिन कितना अंतर हो सकता है। जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चारा घोटाला किया, ये कर्तव्य परायण पार्टी। जिस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए रामचरितमानस और तुलसीदास जी को तार और निराला जी ने राम की शक्ति पूजा लिखी। निराला जी से प्रगतिशील कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, वे विचारों से वामपंथी थे, राम की शक्ति पूजा है। और किसी ने नहीं कहा, और करोड़ों हिंदू जिस अयोध्या में भगवान राम का जन्म, कहते हैं हम कनकन में राम है, अयोध्या को छोड़कर राम है, यानी जो बाबर आक्रमणकारी हमारी आस्था को ध्वस्त करता है उसको सम्मान करते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय जनता दल और पूरी तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी। सीमांचल में जो घटनाएं घट रही, सीमांचल में कुछ गांवों में जो हिंदुओं को सामान्य पूजा का अधिकार नहीं है, हिंदू अपने विवाह शादी में कुछ गांवों में बाजा नहीं बजा सकते बिना अनुमति का। ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बिहार सीमांचल का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने दिया, कट्टरपंथियों के हाथों दे डाल दिया, और ये यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात बताना, आपकी विशेषज्ञता है राकेश जी, आपकी पार्टी की, और राष्ट्र ये जातीय ध्रुवीकरण कर और देश को बांट कर काम करें। अब एक बात मैं बता रहा हूं, मैं आज अक्षर डिस्ट्रीब्यूशन में था, इसके पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में था। ये कह रहे हैं हम दैहिक सेवा कर रहे हैं। आज जिन लोगों को, मैं खगड़िया भी गया था, आज बेगूसराय में भी था विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिन लोगों को हम गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, जिन लोगों को हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, आयुष्मान योजना के अंतर्गत सैकड़ों लोग, 100 स्फूर्त महिलाएं आ रही है। सर आपका तो मामला ठीक है, राम और लाभार्थी 2024 पक्का, फिर तो आपका राम और लाभार्थी, पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ाया, राम और लाभार्थी आप बड़ी, सुनिए सर सुनिए, आपका तो मामला पक्का है फिर तो। एक तरफ राम, दूसरी तरफ लाभार्थी, जोड़ दिया 2024 हो गया आपका। क्यों आदिल? नहीं, 24 पहले ये इसीलिए उसमें प्राण क्यों आदिल? राम और लाभार्थी 2024 गया, राम को चुनाव में डॉक्टर जैन रुकिए अदालत में आदिल हाँ गौरव जी, अररिया से भाजपा के सांसद हैं, नीतीश कुमार के साथ मलाई राकेश सिन्हा की पार्टी ने खाया। दिलीप जायसवाल कटिहार किशनगंज अररिया पूर्णिया के एमएलसी हैं, और यहाँ भाजपा से मंत्री गिरिराज किशोर, वही बेगूसराय से गिरिराज सिंह आते हैं। तो वहां बतलाएं कि लॉ एंड ऑर्डर किसका है, गवर्नर क्या कर रहा है। नीतीश कुमार के साथ जो मलाई खा रहे थे तो उस वक्त नहीं दिख रहा था कौन गांव में क्या है। और जो ये कह रहे हैं ये राकेश सिन्हा जी, बतलाएं ना बिहार को क्या दिया इन्होंने केंद्र सरकार को।
और ये जो बात कर रहे हैं सीमांचल को बाढ़ में डूबता है, तो हिंदू और मुसलमान सबका घर डूबता है। अगर एएमयू तो किशनगंज आदिल को भाई, पैसा आप मिलता बीजेपी तो को क्यों बोल रहे हैं? आप खुद के गिरेबान में जाके आप जेडीयू को वोट देते हैं, जेडीयू मिल जाती है, वहां जाकर बीजेपी से, फिर आप बीजेपी से निकल कर आती है, आप फिर वोट देते हैं, वो चली जाती है आरजेडी में। सुनिए सुनिए आदिल भाई, सुनिए 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 आदिल भाई, सुनिए, आप बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? सुनिए आदिल भाई, सुनिए, आपने जेडीयू को वोट दिया, वो चली गई बीजेपी में। सुनिए आदिल हसन, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आदिल हसन, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही आवाज कि नहीं आ रही? आवाज आ रही तो सुनिए मेरा सवाल, सुनिए। आपने जेडीयू को वोट दिया, वो चली गई बीजेपी के साथ मिल गई, निकल कर आई, आपने फिर वोट दिया, वो आरजेडी के साथ चली गई, और फिर आपके विधायकों को तोड़ भी लिया आरजेडी ने, और आप कह रहे हैं बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। आप तय तो कर लीजिए, आप अपने विधायक और वोटर तो बचा नहीं पा रहे हैं, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, सुनिए गौरव जी, ये फिक्सिंग थोड़ी चल रही है सर, ये पॉलिटिक्स है। बोलने दीजिए गौरव जी, बोलने 20 करोड़ वोटर है आपका। अमित शाह सीमांचल में आके पूर्णिया में रैली की, अमित शाह के किशनगंज, सीमांचल पर बहस नहीं है आदिल हसन, ये राकेश सीमांचल पर बहस नहीं है, ये उससे बड़ी पिक्चर है, आपको देखनी पड़ेगी। होम मिनिस्टर क्या कर रहे हो? अमित शाह क्या कर रहे हैं जो 36 घंटा आके सीमांचल में रहे, 12 घंटा पूर्णिया में रहे? तो सीमांचल की राजनीति पर थोड़ी ना हम डिबेट कर रहे हैं। भाजपा का समय खत्म हो गया आदिल हसन, कुछ बोलना है 10 सेकंड में बोल दीजिए। सीमांचल को इन्होंने कुछ दिया नहीं और सिर्फ सीमांचल को ये बदनाम करते हैं। सीमांचल बाढ़ में डूबता है, राकेश सिन्हा दिल्ली में रहते हैं। सीमांचल में बसे रही है, यहाँ पिक्चर बहुत बड़ी हो चुकी है 2024 की, सिन्हा दिल्ली में रहते हैं। 2024 की पिक्चर बड़ी हो चुकी है। फिलहाल समय खत्म हो चुका है आदिल हसन, बहुत शुक्रिया। राकेश सिन्हा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रेणु कीर आपका बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयंत जिज्ञासु। फिलहाल क्या कांग्रेस बायकॉट पार्टी है, ये सवाल पूछा या आरोप लगाया आज बीजेपी ने, और उसी पर आप देख रहे थे अड़ी।